दुआ और भरोसा दोनों ही छिपी हुई चीज़ें हैं, मगर दोनों में इतनी ताकत होती है कि ये नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 9 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया। देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये आपका 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और सबसे खास बात, 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है ये आपकी है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो इसको पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। और इसका जो आयोजन है ये उस समय अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने किया था। देखिए, वैसे जो है पहली बार मनाने वाला जो डेट है ये कई लोग अलग अलग आपको बताएंगे, लेकिन उसमें चौंकिएगा मत। कुछ लोग जो है 1975 वगैरह भी बता सकते हैं, लेकिन जो पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये किसके द्वारा मनाया गया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी 1909 को अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 जो है ये कब मनाया गया, ये मनाया गया आपका 8 मार्च को, ठीक है। और थीम क्या रही, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। और देखिए, दूसरा प्रश्न की हाल ही में किस दिन जन औषधि दिवस मनाया गया। देखिए, जो आपका जन औषधि दिवस है इसको हमने 7 मार्च को मनाया था। और इसका उद्देश्य है भारत के लोगों को जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना। और ये दिन जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियों को मनाने के लिए मनाया जाता है। देखिए, जगह जगह पे आपको मतलब आपको मिल जाएगा भारतीय जन औषधि केंद्र। यहाँ पर जो है आपको दवाओं पे बहुत भारी छूट मिलती है। जो दवाएं मार्केट में 100 रुपये की है यहाँ पे आपको 20 रुपये तक में उपलब्ध हो जाती है, यानी काफ़ी सस्ती दवाएं मिलती हैं यहाँ पे। तो जो आपका प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, अगर आपको कोई भी महंगी दवा जो है आपको बाहर महंगी मिले बहुत ज़्यादा, तो आप इस दुकान पे आइए और यहाँ पे आपको जेनरिक दवाएं जो है ये सस्ते में मिल जाएंगी। देखिए, एक खास बात और है, 7 मार्च को तो हम जन औषधि दिवस मनाते हैं, लेकिन 1 से 7 मार्च तक पूरे देश में जन औषधि सप्ताह भी मनाया गया, ठीक है। यहाँ पे सप्ताह कर लीजिएगा, 1 से 7 मार्च तक हमने क्या मनाया, जन औषधि सप्ताह। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया। देखिए, इसके पहले मैंने आपको कुछ महीनों पहले बताया था कि जो आपका गैरसैंण है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था उत्तराखंड का। और अभी हाल ही में जो आपका गैरसैंण है इसको एक और मान्यता मिल गई है। इसको जो है एक नया प्रशासनिक मंडल जो है बना दिया गया है उत्तराखंड राज्य का। देखिए, अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, इन्होंने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। और इसके साथ ही जो आपका कुमायूं और गढ़वाल है, तो कुमायूं और गढ़वाल के बाद उत्तराखंड का जो तीसरा मंडल है ये कौन बन गया है, गैरसैंण। और गैरसैंण में कौन कौन से रीजन जो है ये सम्मिलित होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक जो आपका गैरसैंण मंडल होगा इसमें 4 पहाड़ी जिले, कौन कौन से जिले, अल्मोड़ा, बागेश्वर और देखिए अल्मोड़ा और बागेश्वर ये आपका जो है कुमायूं से हैं। और इसमें रुद्रप्रयाग और चमोली जो कि गढ़वाल से ही शामिल होंगे। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो आपका गैरसैंण मंडल होगा इसमें जो है अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली ये 4 जो है क्षेत्र शामिल होंगे, इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। देखिए, काफ़ी यूनिक न्यूज़ है ये, क्योंकि ऐसे न्यूज़ जो थोड़ा सा विवाद में होते हैं वो एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड में भी हाल ही में महिलाओं के, यानी कि देखिए मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, तो मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने पर जो है रोक लगा दी गई है। देखिए, बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला स्विट्जरलैंड पहला मुल्क नहीं है। इसके पहले कई सारे देश जो है ये बुर्के पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। देखिए, फ्रांस जो है ये पहला यूरोपीय देश था जिसने मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का पहनने पर बैन लगाया था, ठीक है। तो फ्रांस की सरकार ने 2011 में जो है ये बैन लगाया था। देखिए, जो बुर्का है वहाँ पर देखिए आपको बता दो एक चीज़ और है, फ्रांस की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जो है बुर्का को पूरी तरीके से बैन कर दिया था, यानी कि किसी भी स्थिति में आप पब्लिक प्लेस पर यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर है बुर्का नहीं पहन सकते हैं।
आप नॉर्मल ड्रेसेस पहन के जाइए जो शरीर को अच्छी तरीके से ढके, लेकिन बुर्का नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके पहले कई सारे आतंकवादी हमले हुए हैं, तो उसमें जो पुरुष होते हैं ये बुर्के का सहारा लेते हैं। इसमें पता नहीं चलता है कौन पुरुष है कौन महिला है, तो इसलिए जो है कई सारे देशों में बुर्के पर जो है पब्लिक प्लेसेस पर पहनने पर बैन लगा दिया है। देखिए ये ऐसा नहीं कि बुर्का आप घर पे नहीं पहन सकते हैं, अगर आप घर पे हैं तो पहन लीजिए, लेकिन पब्लिक प्लेस पर नहीं पहन पाएंगे। पांचवा प्रश्न की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक आंकड़ा जारी किया है। इसमें बताया कि भारत में ओडिशा राज्य में सबसे अधिक प्रदूषित स्थल जो है स्थित है। और कितने हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए टोटल 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची अभी हाल ही में जारी की गई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। और इन 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में सबसे अधिक प्रदूषित स्थल कहाँ पे हैं? ओडिशा राज्य में है। देखिए ओडिशा में जो है कुल 23 प्रदूषित स्थल चुने गए हैं, और इस सूची में उत्तर प्रदेश में 21 सबसे प्रदूषित शहर चुने गए हैं, और इसमें जो है फिर दिल्ली में 11 प्रदूषित शहर चुने गए हैं। अगर क्रम देखा जाए तो सबसे अधिक प्रदूषित शहर कहाँ पे है? आपका है उड़ीसा राज्य में, और दूसरे नंबर फिर उत्तर प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में जो आपका दिल्ली है ये आपका है। ठीक है, देखिए जो आपका भारत का पर्यावरण मंत्रालय है इसके अनुसार प्रदूषित स्थल जो है ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कूड़े कचरे में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास के रहने वाले की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रदूषित स्थल की परिभाषा किस बेसिस पे प्रदूषित स्थल घोषित किया गया है इन 112 सबसे प्रदूषित स्थलों को। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों वाला राज्य कौन सा है, तो ये राज्य उड़ीसा है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर आपका इस सूची में दिल्ली है। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज करके 65 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बनने का गौरव प्राप्त किया हाल ही में? तो देखिए ये भारतीय महिला पहलवान आपकी हैं विनेश फोगाट, इनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इनकी दो बहनें और हैं बबीता फोगाट और ऋतु फोगाट। तो ये जितनी भी बहनें हैं ये सभी कमाल की हैं, बहुत ही चैंपियन टाइप की है। ठीक है, ये प्रेरणा देती हैं भारत की महिलाओं को कैसे आप जो है आगे बढ़ें, कैसे मजबूत बने, कैसे जो है अपना नाम स्थापित करें पूरी दुनिया में। तो विनेश फोगाट और ये फोगाट बहनों की मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरी आइडियल्स हैं। और एक लेडी को ऐसा ही होना चाहिए, घर की जिम्मेदारी भी संभालो शादी के बाद, और अगर आप जिस फील्ड में हो पूरा जी जान लगा दो उसमें, नंबर 1 बनो। ठीक है, तो विनेश फोगाट नंबर 1 बन गई हैं 65 किलोग्राम भार वर्ग में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में 65 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान कौन बनी है, तो विनेश फोगाट बनी है। और देखिए जो आपका ये माटियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती फाइनल था। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट में उतरने वाली विनेश फोगाट जो है ये पहले तीसरे रैंक पर हुआ करती थी, लेकिन 6 मार्च को इन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता इस चैंपियनशिप में, तो ये जो है 14 अंकों की इनकी रैंकिंग में बढ़ोतरी हुई और ये पहले स्थान पर आ गई। और विनेश फोगाट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि विनेश फोगाट जो है ये एशियाई खेलों में यानी कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान भी हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सातवां प्रश्न है कि नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंपी? तो देखिए जो आपका नेपाल सुप्रीम कोर्ट है इसने हाल ही में जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी जिम्मेदारी सौंपी है ऋषि कट्टेल को। देखिए 2018 से ही विवाद चल रहा था केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर कि भैया हम इसके अध्यक्ष बनेंगे। तो जो आपके इसीलिए जो है कट्टेल हैं इनको ये फ़ायदा मिला। लेकिन नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये फैसला सुनाया कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी जिम्मेदारी ऋषि कट्टेल को सौंपी जाए। देखिए जस्टिस कुमार रेग्मी और बोम कुमार श्रेष्ठ ने करीब 3 साल पुराने मामले पर यह फैसला दिया है। देखिए जो आपके कट्टेल हैं यानी कि ऋषि कट्टेल उन्होंने मई 2018 में केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को रजिस्टर करने के चुनाव आयोग के फैसले को जो है चुनौती दी थी। तो अब जो है जो आपके ऋषि कट्टेल हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी के एक तरीके से कहा जाए इनको लीडरशिप मिल गई है। देखिए नेपाल में भी हाल ही में केपी शर्मा ओली ने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अतिरिक्त कार्यभार भी इनको दिया गया था कि जब तक नई सरकार नहीं चुनी जाती है तब तक आप ही चेयर पर बैठे रहिए। देखिए अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो राष्ट्रपति इनका नाम क्या है, विद्या देवी भंडारी, और विद्या देवी भंडारी दूसरी बार राष्ट्रपति बनी थी हाल ही में। और इनके नाम से रिकॉर्ड है कि ये जो है नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं।
देखिए नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। मतलब नेपाल जो है, देखिए नेपाल के लोग इंडिया में मार्केट भी करने आते हैं और इंडिया वाले नेपाल में मार्केटिंग करने जाते हैं। इंडिया वालों को लगता है कि नेपाल में चीज़ें सस्ती हैं और नेपाल वालों को लगता है कि इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं। क्योंकि मेरा देखिए जो सिटी है गोरखपुर, ठीक है, ये नेपाल से अटैच है बिल्कुल। 100 किलोमीटर की दूरी पे नेपाल बॉर्डर है और बगल में महाराजगंज जिला पड़ता है। तो वहाँ से मैंने देखा है जितने भी नेपालीज हैं वो लोग अगर बीमार पड़ते हैं वो सीधे अपना ट्रीटमेंट कराने कहाँ पे आते हैं, गोरखपुर, क्योंकि वहाँ पे उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। और इंडिया वाले मार्केट करने कहाँ जाते हैं, गोरखपुर, और महाराष्ट्र वाले जाते हैं सीधे नेपाल में, वहाँ से जैकेट और कई सारी चीज़ें लेकर आते हैं। शादियाँ भी होती हैं। देखिए जो नेपाल बॉर्डर पे लोग हैं, जैसे महाराजगंज जिला हो गया या फिर अन्य जिले हो गए और बिहार के कुछ जिले हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना रिश्ता नेपाल में करते हैं, नेपाल वाले अपना रिश्ता इंडिया में करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है रोटी और बेटी का रिश्ता। 8वां प्रश्न है कि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन पहले स्थान पर है। देखिए अभी हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की जो फाइनल लिस्ट है इसको जारी किया गया है और इसमें जो इंदौर नगर पालिका है ये पहले नंबर पर है। देखिए जो आपकी रैंकिंग बनाई गई है, ठीक है, तो इसमें नगर पालिकाओं को उनकी आबादी के आधार पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी है मिलियन प्लस श्रेणी और दूसरी है मिलियन से कम श्रेणी। देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और यहाँ पे 1 मिलियन क्या बात हो रही है, मिलियन प्लस यानी कि 1 मिलियन से अधिक, और दूसरी श्रेणी क्या है, मिलियन से कम यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से कम। तो आइए देखते हैं कौन कौन सिटीज़ हैं। देखिए जो आपकी मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी वाले क्षेत्र हैं तो इस सूची में इंदौर सबसे ऊपर है और इसके बाद फिर सूरत है, फिर भोपाल है। और मिलियन से कम वाली श्रेणी में जो है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के लीडर के रूप में उभरी है और उसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान है। और देखिए अभी हाल ही में इस सूचकांक को आवास और शहरी मामलों के जो राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने लॉन्च किया था। 9वां प्रश्न है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान ने लगातार 9वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। तो देखिए ये पहला स्थान जो है जो आपका काबिज किया हुआ है 9 वर्षों से, इस संस्थान का नाम है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 9वें वर्ष पहले स्थान पर रहा, तो देखिए ये संस्थान आपका है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए जो आपका मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान है अमेरिका का, इसने लगातार 9वें वर्ष के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। और इस सूची में जो आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है USA का ही, ये दूसरे स्थान पर है और उसके बाद तीसरे नंबर पर इसमें है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम। तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन है याद रखिएगा। पहले स्थान पर है USA का मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, दूसरे स्थान पर आपका है USA का ही स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में MG जॉर्ज मुथूट का निधन हो गया, ये कौन थे। तो देखिए MG जॉर्ज मुथूट जो है ये द मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष थे। कंपनी का नाम क्या है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। तो 1979 में ये मुथूट ग्रुप के प्रबंध निदेशक बने थे और 1993 में इसके अध्यक्ष भी बन गए थे। और देखिए जो आपका मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, आपने गोल्ड लोन यानी कि स्वर्ण ऋण के बारे में सुना होगा। तो ये भारत में सबसे बड़ा वर्तमान में स्वर्ण ऋण यानी कि गोल्ड लोन NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में स्थित है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा शुरू किया, आंसर बताइए। और दूसरा कि हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन लॉन्च किया, बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस व्यक्ति ने SBI कार्ड और भुगतान सेवाओं के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसने त्यागपत्र दिया, बताइए। अगला है कि हाल ही में किस समिति ने बड़े भारतीय बैंकों को मजबूत बनाने के लिए इसके विलय की सिफारिश की थी, बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में किसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया, बताइए इसे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना भूल गए हैं। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए जितने भी प्रश्न थे उसके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए स्टूडेंट का पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। और दूसरा था कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो देखिए इनका नाम है लिगिया नोरोन्हा।
और तीसरा था कि दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जाएगा, तो देखिए ये देश आपका है ऑस्ट्रेलिया। और चौथा था कि चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, तो टोटल 6.8% की बढ़ोतरी की है। और पांचवा था कि ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है, तो देखिए 8.5% पर जो है बनाए रखने का फैसला किया गया है ईपीएफओ के दौरान। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है।